हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस यूनिट का प्रोडक्ट स्पेस। प्रोडक्ट स्पेस और उससे रिलेटेड थ्योरम एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ ली जाती है। तो पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि प्रोडक्ट स्पेस होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम लेते हैं यहाँ पर डेफिनेशन। देखिए पहले, लेट x1 d1 and x2 d2 be two metric space for any pair of points x where x equal x1 x2 and y equal y1 y2 and x equal x1 cross x2. Define dxy maximum of dx1 y1 dx2 y2. Then d is a metric for x equal x1 cross x2. तो अभी समझिए कि प्रोडक्ट स्पेस का मतलब क्या है। हमने दो मैट्रिक स्पेस ले लिए हैं और उनको बता दिया है कि वो किन्हीं भी पेयर ऑफ पॉइंट्स के हैं। पेयर ऑफ पॉइंट्स का मतलब वहाँ पर जो भी x1 x2 है वो कैसा है, कैपिटल X इक्वल x1 क्रॉस x2 प्रोडक्ट फॉर्म में है। देन जो dxy है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम ऑफ d1 x1 y1 d2 x2 y2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वैल्यू मिल जाती है देन D इज अ मैट्रिक फॉर x इक्वल x1 क्रॉस x2, देन द मैट्रिक स्पेस x1 क्रॉस x2 कोमा D इज कॉल्ड द प्रोडक्ट स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस x1 d1 एंड x2 d2। तो इसका मतलब जब हम प्रोडक्ट स्पेस की बात कर रहे हैं तो हमने वहाँ पर जो हमारे पास ओनली x कोमा डी होता था उसकी जगह हमने क्या ले लिए, दो स्पेस ले लिए, दो मैट्रिक स्पेस ले लिए, x1 d1 एंड x2 d2। जो दो मैट्रिक स्पेस है उन पर अगर हम प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन कर रहे हैं, इट मीन्स हम क्या प्रॉपर्टी ले रहे हैं, x1 क्रॉस x2 कोमा डी। ये हमने क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट स्पेस। इस x1 क्रॉस x2 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो d है वो क्या है, d ऑफ एक्स वाई इक्वल मैक्सिमम ऑफ d1 x1 y1 d2 x2 y2। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम करते हैं। तो प्रोडक्ट स्पेस बेसिकली क्या है, दो मैट्रिक स्पेस हमने यहाँ पर ले लिए हैं और दोनों मैट्रिक स्पेस के अंदर जो कैपिटल एक्स है वो कैसा डिफाइन है, x1 क्रॉस x2 टाइप का। तो यहाँ पर जो हमारे सेट हैं x1 एंड x2 वो कैसे बन जाते हैं, x1 क्रॉस x2। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो हम इस स्पेस को क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट स्पेस। जहाँ पर d ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है, मैक्सिमम ऑफ d1 x1 y1 और d2 x2 y2। मीन्स d1 x1 y1 और d2 x2 y2 में जो मैक्सिमम होगा उसे ही हम क्या बोल देंगे, d ऑफ एक्स वाई बोल देंगे। अब हम यहाँ पर थ्योरम कंसिडर करते हैं, लेट x1 d1 एंड x2 d2 बी टू मैट्रिक स्पेसिस फॉर एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स x y। हमने पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए ही हमेशा मैट्रिक स्पेस, ये प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करते हैं। इन x x1 क्रॉस x2 ये हमेशा ऑलरेडी डिफाइन है। डिफाइन किस तरीके से दिया हुआ है, dxy इक्वल d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2। देन d इज अ मैट्रिक फॉर x इक्वल x1 क्रॉस x2। तो हम इस थ्योरम के अंदर क्या प्रूफ करने जा रहे हैं यहाँ पर, कि अगर आपको कोई इस तरीके से d दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ, तो आपको क्या प्रूफ करना है, इस d को मैट्रिक प्रूफ करना है। किसके लिए, कैपिटल x के लिए। और कैपिटल x क्या है, उन दोनों जो सेट है उनका प्रोडक्ट x1 क्रॉस x2 है हमारे पास। x हमने ले लिया, y हमने ले लिया, x क्या है, x1 कोमा x2, y क्या है, y1 कोमा y2। ये किस में बिलोंग करता है, x1 क्रॉस x2 के अंदर। देन हमने एलिमेंट अगर हम कंसिडर करते हैं, इसका मतलब x1 y1 एलिमेंट किसके अंदर है, कैपिटल x1 के अंदर, और x2 y2 एलिमेंट किसके अंदर है, x2 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, तो हम फिर से थोड़ा सा एक बार थ्योरम के स्टेटमेंट को क्लियर कर देते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है। डी क्या है, मैट्रिक है, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। एक्स कहाँ है, x1 क्रॉस x2 की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पर dxy जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, रूट ऑफ d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2। प्रूफ के लिए हम पहले x ले लेते हैं,
y ले लेते हैं, वो किसके अंदर दिया हुआ है, x1 क्रॉस x2 के अंदर, जहाँ पर हमें पता है x1 y1 जो है वो x1 को बिलोंग करता है और x2 y2 जो है वो x2 को बिलोंग करता है। अब हम देखते हैं हमारी जो मैट्रिक प्रूफ करने की चारों प्रॉपर्टी है, क्या वो चारों प्रॉपर्टी यहाँ पर फुलफिल होती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हमने डी एक्स वाई की जगह क्या लिख दिया, रूट ऑफ डी वन स्क्वायर एक्स वन वाई वन प्लस डी टू स्क्वायर एक्स टू वाई टू, जो गिवन है उसे यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। और अब हमें क्या पता है यहाँ पर कि ये जो D1 और D2 है ये ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक स्पेस आपको डिफाइन किए हुए हैं x1 D1 और x2 D2। तो मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, D1 स्क्वायर x1 y1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, D2 स्क्वायर x2 y2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, बिकॉज हमारे पास मैट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, इफ x1 D1 इज मैट्रिक स्पेस देन वी कैन राइट D1 ऑफ x1 y1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर हम उसका स्क्वायर भी कर देंगे तो भी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। इसका मतलब रूट के अंदर जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है वो दोनों के दोनों टर्म हमारे पास क्या बन गए हैं, ग्रेटर देन इक्वल 0 बन चुके हैं। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल 0 बन चुके हैं इट मीन्स रूट के अंदर कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल 0 बन जाएगी। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी होती थी हमारे पास, अगर डी एक्स वाई 0 है तो x इक्वल क्या बन जाना चाहिए, y बन जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं डी एक्स वाई इक्वल 0 मीन्स रूट ऑफ D1 स्क्वायर x1 y1 प्लस D2 स्क्वायर x2 y2 इक्वल क्या हो जाए, 0 हो जाए। रूट का अगर हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो रूट कैंसिल हो जाएगा। देन हमने क्या देखा कि यहाँ पर D1 x1 y1 प्लस D2 x2 y2 इक्वल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर पहले तो रूट हटाएंगे बोथ साइड स्क्वायर करके, देन दोनों टर्म को इक्वल में ले जाएंगे और इक्वल में ले जाने के बाद दोनों पर पावर 1/2 लगा देते हैं तो बहुत इजीली हमें ये फैक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से क्या मिल जाता है, D1 x1 y1 इक्वल 0 एंड D2 x2 y2 इक्वल 0। दोनों वैल्यू जब तक 0 नहीं होगी जब तक हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स हमने यहाँ से देख लिया D1 x1 y1 0 है। इट मीन्स यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि D1 तो हमारे पास जो ऑलरेडी D1 है x1 D1 वो क्या है, मैट्रिक स्पेस है। और मैट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसके अकॉर्डिंग अगर D1 x1 y1 इक्वल 0 है इट मीन्स दिस इम्प्लाई x1 इक्वल y1। सिमिलरली इफ D2 x2 y2 इक्वल 0, सिमिलरली x2 इक्वल क्या हो जाता है, y2 हो जाता है। अगर x1 y1 इक्वल है और x2 y2 इक्वल है और हम इसे पेयर फॉर्म में लिखना चाहें, कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो हम इसे क्या लिख देंगे, x1 x2 इक्वल y1 y2। x1 x2 जो है वो हमने किसको डिनोट किया है, स्मॉल x को, और y1 y2 हमने किसको डिनोट किया है, स्मॉल y को। तो इट मीन्स हमें क्या मिल जाता है अल्टीमेटली, डी एक्स y इक्वल 0, ये क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल y आ गया। x का मतलब है यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिया है x1 x2 फॉर्म, y का मतलब है y1 y2 फॉर्म। अब हम थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, सिमेट्री फॉर्म। थर्ड वाला सिमेट्री फॉर्म का मतलब डी एक्स वाई इक्वल डी वाई एक्स हमें प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पर डी एक्स वाई जो गिवन है सबसे पहले वो कंसीडर कर लिया, रूट ऑफ D1 स्क्वायर x1 y1 प्लस D2 स्क्वायर x2 y2। ठीक है, अब हमारे पास जो x1 D1 है वो मैट्रिक स्पेस है। इट मीन्स अगर हम D1 x1 y1 की बात करते हैं तो वो एग्जैक्टली D1 y1 x1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वो तो मैट्रिक स्पेस है और वो मैट्रिक स्पेस की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअली फॉलो करेगा। सेम इसी तरीके से हम देखते हैं कि x2 D2 जो है वो भी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। इट मीन्स अगर इनके एलिमेंट पर हम देखते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी सिमेट्री प्रॉपर्टी वो हमेशा अप्लाई होगी। तो इसका मतलब जो D2 x2 y2 है वो D2 y2 x2 भी हो जाएगा। अगर हम उनका दोनों साइड स्क्वायर भी कर दें तो स्क्वायर भी इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हम D1 स्क्वायर x1 y1 को क्या पुट कर सकते हैं, D1 स्क्वायर y1 x1 पुट कर सकते हैं, प्लस D2 स्क्वायर x2 y2 को क्या लिख सकते हैं, प्लस D2 स्क्वायर y2 x2 लिख सकते हैं।
बिकॉज ऑफ x1 d1 एंड x2 d2 आर मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस है होने का मतलब उनकी चारों प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पर। तो इस पार्ट को हम क्या लिख देते हैं, d ऑफ y कोमा x लिख देते हैं। देन आते हैं हम लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट हमारे पास कैसा है, जैसे ट्रांजिटिव होता है वैसा है हमारे पास एसोसिएटिव टाइप का, कि x z से है, z y से है, तो x का y से कनेक्शन हो जाए। तो इसे हम जैसे ट्रांजिटिव लो होता है बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे। तो हमने यहाँ पर एक तीसरा पार्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्स वाई हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, एक बीच में हमने एक z ऐसा ले लिया, लेट z इक्वल z1 कोमा z2 बिलोंग्स टू x1 क्रॉस x2, वही प्रोडक्ट फॉर्म में ले लिया हमने। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई, ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, आपका डी एक्स कोमा वाई के इक्वल आ जाना चाहिए। तो पहले x कोमा जेड के लिए, क्योंकि हमारा z किस पर है, x1 क्रॉस x2 पर, इट मीन्स इस पर प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम लग रही है, क्योंकि जो x हमारा इस तरीके से डिफाइन होता है उसके लिए हम डी एक्स वाई कैसे लिख लेते थे, बिल्कुल वैसे ही ये z जो है ये भी हमारा x1 क्रॉस x2 में बिलोंग कर रहा है। तो डी एक्स जेड हम क्या लिख देंगे, d1 स्क्वायर x1 z1 प्लस d2 स्क्वायर x2 z2। सेम इसी तरीके से डी ऑफ जेड कोमा वाई को क्या लिख देते हैं, d1 स्क्वायर z1 y1 प्लस d2 स्क्वायर z2 y2। बाय गिवन डेफिनेशन कि अगर कोई z ऐसा प्रोडक्ट स्पेस के अंदर कुछ x1 क्रॉस x2 के अंदर बिलोंग करता है, तो उसके लिए हमारे पास d ऑफ x कोमा वाई लाइक d ऑफ x कोमा z एंड d ऑफ z कोमा वाई बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से यहाँ पर फॉलो हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हम ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी देखते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन होती है a प्लस बी से। तो हम जैसे देख लेते हैं, अगर रूट के अंदर है तो रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b ये ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाता है, रूट ऑफ a प्लस बी हो जाता है। तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इस ग्रेटर देन इक्वल अगर हम रूट के अंदर दोनों को मर्ज कर देते हैं तो वो वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। दोनों को मर्ज किया, हम प्रॉपर्टी लेते हैं d1 स्क्वायर x1 z1 प्लस d2 स्क्वायर x2 z2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, d1 स्क्वायर, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाते हैं, दोनों को सेपरेट कर लिया हमने सेकंड वाले पार्ट के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 टर्म है, फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कर लिया, सेकंड और फोर्थ को कंबाइन कर लिया, जो 2 वाली टर्म है उन्हें अलग कर लिया, 1 वाली टर्म को हमने अलग कर लिया। रीज़न वही है, हमें बनाना क्या है, इससे यहाँ से z को एलिमिनेट करना है। तो हमारे पास अगर x1 d1 जो है वो अगर मैट्रिक स्पेस है, इट मीन्स उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लग जाती है, d1 x1 z1 प्लस d1 z1 y1, वो वैल्यू क्या आ जाती है, d1 x1 y1 आ जाती है। तो उस प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन से हमने यहाँ पर d1 स्क्वायर x1 y1 कर लिया, और सेकंड वाला जो हमने पार्ट लिया था d2 वाला पार्ट, उसके लिए लिख दिया d2 स्क्वायर x2 y2। अब अगर हम इस पूरे पार्ट को देखते हैं, d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2, उसे क्या लिख सकते हैं, d ऑफ xy। Hence, D is a matrix on X, where X equal x1 क्रॉस x2 जो प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, उसे मैट्रिक प्रूफ कर दिया, किसके ऊपर, एक प्रोडक्ट स्पेस, जो हम यहाँ पर स्पेस कंसीडर कर रहे हैं वो स्पेस क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर x1 क्रॉस x2 मीन्स 2 मैट्रिक स्पेस का प्रोडक्ट फॉर्म हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमने प्रूफ देख लिया कि D क्या है, मैट्रिक होगा फॉर x के लिए। तो हमने यहाँ पर एक थ्योरम में जो हमें गिवन कंडीशन थी उस कंडीशन को लेते हुए यहाँ पर हमने मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिराइव कर दिया, और चारों प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने इस D को क्या डिफाइन कर दिया कि D क्या बना रहा है, इस प्रोडक्ट स्पेस X के ऊपर भी क्या बना रहा है, मैट्रिक बना रहा है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये पूरा पार्ट समझ आया होगा, बट फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, मैं आप लोग का प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व कर दूंगी। बस जाते जाते एक बार प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन हम क्लियर करना चाहते हैं कि प्रोडक्ट स्पेस का मतलब क्या है। कोई भी 2 मैट्रिक स्पेस हमने ले लिए हैं
और उनके स्पेस को अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में ले रहे हैं, स्पेस को प्रोडक्ट फॉर्म में लेने का मतलब जो एक्स और वाई एलिमेंट लेते थे उन्हें भी हम कैसा ले रहे हैं, x1 x2, y को ले रहे हैं y1 y2, और जो हमारा कैपिटल x होता था उसे कैसा ले रहे हैं, x1 क्रॉस x2 फॉर्म में, मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म में। जो स्पेस हमारे पास अवेलेबल होता है उस स्पेस को हमने किस पर डिफाइन कर दिया, प्रोडक्ट पर। तो ऐसे dxy को, ऐसा dxy जो है उसे हम क्या बोल देते हैं, वो dxy क्या बना देता है, एक मैट्रिक बना देता है, किसके ऊपर, x के ऊपर। वो x कैसा डिफाइन है, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया, जो dxy होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली मैक्सिमम पार्ट होता है उस d1 x1 y1 का d2 x2 y2 का। मीन्स जो दो हमने यहाँ पर मैट्रिक स्पेस डिफाइन किए हैं उन दोनों मैट्रिक स्पेस का अगर हम d1 और d2 ले लेते हैं तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ही मेरा dxy होगा, और उसी d को मैं क्या बोल देती हूँ, ये d मेरा क्या बन जाता है, एक मैट्रिक बना देता है। बट किसके लिए, x, जहाँ आपकी x कितना दिया हुआ है, x1 क्रॉस x2 दिया हुआ है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि कभी भी अगर हमें प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन करना है तो जो मैट्रिक स्पेस हमने x1 d1 x2 d2 लिए हैं उनको हम प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन कर दें x1 क्रॉस x2 फॉर्म में, जहाँ x1 क्रॉस x2 क्या हो गया, हमारा कैपिटल X हो गया। तो ऐसे स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, ऐसे मैट्रिक स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, वो क्या बना देता है, प्रोडक्ट स्पेस। तो हमारे पास जो हमारे स्पेस थे दोनों मैट्रिक स्पेस, वो अगर प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं और फिर वो डी पर डिफाइन है तो हम उसे क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट स्पेस बोल देंगे। और प्रोडक्ट स्पेस किसका बोलेंगे, उन दोनों मैट्रिक स्पेस का। तो प्रोडक्ट स्पेस हमेशा क्या होता है, दो मैट्रिक स्पेस का प्रोडक्ट स्पेस हम डिफाइन करते हैं। और कभी भी हमें मैट्रिक स्पेस डिफाइन करना है, किसी भी डी को मैट्रिक स्पेस प्रूफ करने का मतलब क्या है, जो मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के अंदर हम 4 प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं वो चारों प्रॉपर्टी आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर गिवन जो हमारे पास स्पेस है उसके ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। और देन उस डी को हम प्रूफ कर देंगे कि ये डी हमारे पास क्या बन जाता है, डी हमारे पास कंप्लीटली एक मैट्रिक बन जाता है। वो किसके ऊपर, और मैट्रिक के लिए हमारे वो किसके ऊपर बनेगा, एक्स, जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब कि x जो है वो हमेशा कैसा दिया हुआ है, यहाँ पर x1 क्रॉस x2 फॉर्म में दिया हुआ है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा प्रोडक्ट स्पेस। इस पर हम आगे और डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और करेंगे। अगर यहाँ तक के लेक्चर में किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।